अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा जो आज टॉपिक है वो है मैनेजर्स एज डिसीजन मेकर्स। मैनेजमेंट में चाहे ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल हो या ऑर्गेनाइजेशन मीडियम हो या ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अनकाउंटेबल डिसीजन मेकिंग करनी होती है। और ऐसे में जो मैनेजमेंट की हायरार्की होती है उसमें चाहे आइदर फर्स्ट लाइन मैनेजर हो या मिडिल मैनेजर हो या टॉप मैनेजमेंट हो, उनकी जो कोशिश होती है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम लेवल पर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जाए। अगर हम सिंपली डिसीजन मेकिंग की बात करें तो डिसीजन मेकिंग से मुराद अवेलेबल डिफरेंट ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना डिसीजन मेकिंग कहलाती है। इसको हम जनरल टर्म में डिसीजन मेकिंग कहते हैं। लेकिन सिर्फ डिसीजन मेकिंग वो डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें डिसीजन के राइट और रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटीज बराबर होती हैं। और डिसीजन अगर राइट हो तो उसके एडवांटेजेस हासिल होते हैं, और डिसीजन अगर रॉन्ग हो तो ऑर्गेनाइजेशन को डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं और ये लॉसेस का सबब बनते हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि मैक्सिमम लेवल पर जो है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जाए। और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग किस डिसीजन मेकिंग को कहते हैं? जिसमें डिसीजन मेकिंग की राइट होने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम हो। यानी हम डिसीजन मेकिंग इस तरह करें कि हम डिसीजन मेकिंग के ज़रिए अपनी अब वो तमाम प्रॉब्लम जो कि हम फेस कर रहे हैं उसको एलिमिनेट किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली टूवर्ड्स गोल रन किया जा सके। तो यही वजह है कि कोई भी मैनेजर, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, फर्स्ट लाइन हो या मिडिल मैनेजर हो, कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम लेवल पर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जाए। इस टॉपिक के अंदर हम डिटेल में फोकस करेंगे कि वो कौन कौन सी कंसिडरेशन हैं जिनकी बुनियाद पर हम अपने डिसीजन मेकिंग को मैक्सिमम लेवल पर इफेक्टिव यानी फेवरेबल बना सकते हैं। अगर इसमें हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात करें कि इस चैप्टर या इस टॉपिक के अंदर जो हम लर्निंग आउटकम्स हासिल करेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे explain how manager can make first of all define the discussions, describe the 8 step in the decision making process। हम फोकस करेंगे कि डिसीजन मेकिंग के जो सीक्वेंस यानी जो प्रोसेस होता है उसके स्टेप्स कितने होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्कस द अजम्पशन ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, कि वो कौन कौन सी अजम्पशंस हैं जो कि रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए नेसेसरी हैं। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड डिसीजंस, कि मुख्तलिफ नौइयत की प्रॉब्लम और उनसे रिलेटेड डिसीजन क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम फोकस करेंगे कंस्ट्रक्ट द 3 डिसीजन मेकिंग कंडीशन, वो एक जर्नल नॉर्मली जो 3 डिसीजन मेकिंग कंडीशन होती है वो क्या क्या होती है। नेक्स्ट हम इसमें फोकस करेंगे डिसीजन मेकिंग स्टाइल, डिसीजन मेकिंग बाइसेस, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग मॉडल, effective decision in today's world, characteristic of effective decision making, list the 5 habits of highly reliable organizations। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग की डेफिनेशन की, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। सिंपली डिसीजन मेकिंग इज द चॉइस फ्रॉम 2 or more ऑल्टरनेटिव। जब भी हम अवेलेबल मिनिमम 2 और मैक्सिमम एज मच पॉसिबल अवेलेबल ऑल्टरनेटिव में से किसी एक ऑल्टरनेटिव का इंतखाब करते हैं, उसे चूज करते हैं, तो ये तरीक़ाकार हमारा कहलाता है डिसीजन मेकिंग।
अब हम किस तरीके से अपने डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, तो उसके लिए हमें फॉलो करना पड़ता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। ये वो सीक्वेंस है, ये वो स्टेप्स हैं, ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने डिसीजन को मैक्सिमम लेवल पर इफेक्टिव बना सकते हैं। इसके जो सीक्वेंस है, इसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड डिसीजन क्राइटेरिया एंड एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया। सेकंड आता है developing, analyzing and selecting an alternative that can resolve the problem. Third step है implementing the selected alternative. Fourth step है evaluating the decision's effectiveness. यहाँ पर हम इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के दौरान अज्यूम करते हैं एक सिचुएशन को, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो करंट सिचुएशन या करंट प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ के जो सेल्स मैनेजर हैं उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो यूज़ होने वाले लैपटॉप्स हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं उनको अपग्रेड करना है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का दौर है और इस दौर में इन्वेंशन और इनोवेशन में अगर हम आने वाली टेक्नोलॉजी को, इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं करते तो हम कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट का मुकाबला नहीं कर सकते। और जब हम उन्हें अडॉप्ट करते हैं तो उसको अडॉप्ट करने के लिए हमें जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी होती है। तो फॉर इंस्टेंस ये एक प्रॉब्लम है जो ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर फेस कर रहे हैं कि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इन्हेंस करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए अपग्रेड्स करने हैं वहाँ पे यूज़ होने वाले लैपटॉप्स। अब ये कंडीशन है, ये एक सिचुएशन है और ये एक प्रॉब्लम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त फेस कर रही है। अब हम इसको अकॉर्डिंग टू प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए हमें देखने पड़ेंगे डिसीजन मेकिंग के स्टेप्स। फॉर इंस्टेंस डिसीजन मेकिंग के स्टेप फर्स्ट जो है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी मैनेजर को बिफोर डिसीजन मेकिंग जो सबसे पहला इनिशिएटिव लेना होता है वो ये होता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली है क्या। और यहाँ पर एक और बात डिस्कस करते चलें कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ बहुत ज़रूरी होता है कि उन कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना, उन कॉजेज़ को अंडरस्टैंड करना जो कि रीज़न बने उस प्रॉब्लम के अकर होने के। अपेरेंटली बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनको आइडेंटिफाई करना आसान होता है, लेकिन रियलिटी में उनके कॉजेज़ को जानना एक चैलेंजिंग कंडीशन होती है। यही वजह है कि मैनेजर के लिए चैलेंज ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं बल्कि साथ साथ उस कॉजेज़ को भी वो आइडेंटिफाई करे जो कि उसके रिलेटेड है। तो पहला स्टेप हो गया डिसीजन मेकिंग का कि आपको सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना है, अंडरस्टैंड करना है कि जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअली है क्या। हमने अज्यूम कर लिया कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो है न्यू कंप्यूटर्स अवेलेबिलिटी। सेकेंड स्टेप हमारा आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया, कि हमें फिर ये डिटरमाइन करना होता है कि जो हम डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं उस डिसीजन मेकिंग के लिए जो क्राइटेरिया है वो क्या है। ये क्राइटेरिया हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए, क्योंकि इसकी बुनियाद पर हम अवेलेबल अल्टरनेटिव को कंपेयर करके बेस्ट अल्टरनेटिव तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। और अगर क्राइटेरिया अवेलेबल ना हो तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जिससे हम कभी भी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। यहाँ पर फॉर इंस्टेंस हमने जो कंडीशन एलोकेट की थी उसके अंदर हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है अपग्रेडेशन ऑफ कंप्यूटर। हमें अपने कंप्यूटर्स को अपग्रेड करना है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया हमारा है, फॉर इंस्टेंस कंप्यूटर के अंदर एक अहम चीज़ होती है मेमोरी एंड स्टोरेज, कि उसके अंदर सफिशिएंट मेमोरी एंड स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए।
सेकंड अहम चीज़ जो करेक्टरिस्टिक होती है इस डिवाइस की, कंप्यूटर की, वो होती है डिस्प्ले क्वालिटी, कि उसकी डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। थर्ड एक और जो करेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की वो है बैटरी लाइफ, तो उसकी बैटरी लाइफ जो है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए ताकि ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस किसी हर्डल को फेस ना करना पड़े। एक और ख़ास बात ये है कि ये डिवाइसेस जो हैं, ये कंप्यूटर जो हैं, ये कॉस्टली होते हैं, तो इनकी जो परचेजिंग है इसमें वारंटी शामिल होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लेवल पर सिक्योरिटी हासिल की जा सके। और एक और अहम चीज़ जो कि लैपटॉप के लिए अहम है वो है कैरिंग वेट्स, कि लैपटॉप का अगर वेट ज़्यादा होगा तो इसको कैरी करना मुश्किल होगा, और अगर ये लाइट वेट होंगे तो उसको कैरी करना आसान होगा। अब ये जो अवेलेबल 5 पॉइंट्स हैं ये डिटरमाइन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं डिसीजन के क्राइटेरिया को, जिसकी बुनियाद पर हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा स्टेप आता है एलोकेशन ऑफ वेट टू क्राइटेरिया। अब हम अपने इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वेट करेंगे कि कौन से अवेलेबल ऑप्शन में हमें मैक्सिमम बेनिफिट हासिल हो रहे हैं। फिर हम डेवलप करेंगे अल्टरनेटिव्स कि हमारे पास अल्टरनेटिव क्या क्या हैं। फिर हम एनालाइज करेंगे अल्टरनेटिव, उनके दरमियान में कंपैरिजन करेंगे, और फिर हम सेलेक्ट करेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव। ये वो स्टेप है जहाँ पे हमारा डिसीजन मेकिंग ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो जाता है, और लास्ट में हमारा जो पॉइंट रह जाता है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अल्टरनेटिव। तो ये प्रोसेस है, और हमने अज्यूम कर लिया है एक प्रॉब्लम को कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो लैपटॉप्स हैं वो अपग्रेड कर रहे हैं। इसको अब हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हमारी क्या है? डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड स्टेट ऑफ अफेयर। ये प्रॉब्लम है कि हमारी जो डिस्क्रिपेंसी है वो है दो पॉइंट के दरमियान में, एक एग्जिस्टिंग अवेलेबल ऑफ लैपटॉप्स एंड डिजायर जो कि हम अचीव करना चाहते हैं। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम की, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम में सबसे पहले अ प्रॉब्लम बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन अ मैनेजर बिकम अवेयर ऑफ इट्स। प्रॉब्लम की खास बात ये होती है कि प्रॉब्लम जब तक रिकग्नाइज ना की जाए उस वक्त तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, और इसीलिए प्रॉब्लम से रिलेटेड एक स्टेटमेंट कोट किया जाता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना 50% प्रॉब्लम सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट देयर इज अ प्रेशर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में है प्रेशर है वो किस हद तक है। नेक्स्ट द मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक मैनेजर उस वक्त तक प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता जब तक उसके पास उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अथॉरिटी ना हो। इसके साथ साथ अवेलेबल सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ना हो, रिसोर्सेज ना हो, उस वक्त तक एक मैनेजर उस प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकता। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया। Decision criteria are factors that are important, relevant to resolving the problems such as cost that will be incurred, investment required। हमें डिसीजन क्राइटेरिया के अंदर फोकस ये करना होता है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि बहुत अहमियत रखते हैं इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर। जैसे कि किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर एक अहम फैक्टर होता है कॉस्ट। तो जो कॉस्ट है वो कितनी इंकर्ड होगी इस डिसीजन मेकिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए। सेकंड, रिस्क लाइकली टू बी इनकाउंटर्ड, चांस ऑफ फेलियर। जो हम डिसीजन मेकिंग लेने जा रहे हैं, डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं, उसमें पॉसिबिलिटीज ऑफ फेलियर कितनी है। कोई डिसीजन ऐसे होते हैं जिसमें पॉसिबिलिटीज ऑफ फेलियर बहुत रेयर, बहुत कम होती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग के फेलियर होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं।
तो हमें ये देखना है कि डिसीजन मेकिंग के फेलियर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है आउटकम्स दैट आर डिजायर्ड ग्रोथ ऑफ द फर्म। जो डिसीजन मेकिंग या आउटकम्स हैं उसका हमारी डिजायर एक्सपेक्टेशन क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से रिलेट करते हैं। तो ये वो तरीका है, हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की किस चीज़ को डिसीजन क्राइटेरिया। थर्ड हमारे पास स्टेप आता है एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया। फिर हम जो क्राइटेरिया है इसको एलोकेट करते हैं वेट्स के ज़रिए ताकि हम सही मैक्सिमम लेवल पर अपने डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बना सकें। डिसीजन क्राइटेरिया नॉट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। Assigning a weight to each item places the item in a correct priority order of their importance in the decision making process. हम जो क्राइटेरिया हमारे पास अवेलेबल है उस क्राइटेरिया को सीक्वेंस करते हैं। जैसे हमने इससे पहले स्टार्टिंग में एग्जांपल में देखा था कि अगर हम लोग लैपटॉप को रिप्लेस करने जा रहे हैं, अपग्रेड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया था उसकी स्क्रीन डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी मेमोरी और स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी या परचेजिंग के दौरान वारंटी की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और उसके अंदर हमने क्राइटेरिया में फोकस किया था कि उसका कैरिंग वेट जो है वो अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि उसको यूज़ करने में कोई डिफ़िकल्टी फेस ना हो। तो अब ये मुख्तलिफ क्राइटेरिया हमारे सामने हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड मौजूद हैं। अब ये तमाम क्राइटेरिया इक्वल्स नहीं हो सकते, तो हम इसको वेट्स के ज़रिए सीक्वेंस में लेकर जाएंगे और देखेंगे कि सबसे अहम चीज़ क्या है हमारे लिए। हमारे लिए सबसे अहम चीज़ हो सकती है मेमोरी यानी स्टोरेज कैपेसिटी, क्योंकि काम ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड हम वेट कर सकते हैं स्क्रीन डिस्प्ले को, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्किंग स्क्रीन डिस्प्ले का रोल बहुत अहम होता है। तो इस तरह हम तमाम क्राइटेरिया को अकॉर्डिंग टू नीड वेट देते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्राइटेरियन ऑफ वेट का कंपैरिजन किया। मेमोरी एंड स्टोरेज को हमने दे दिए 10 वेट्स, बैटरी लाइफ को दे दिया 8 वेट, कैरिंग वेट को दे दिया 6 वेट, वारंटी को दे दिया 4 वेट एंड डिस्प्ले क्वालिटी को दे दिया 3 वेट। तो ये एक हमारा सीक्वेंस डेवलप हो गया हमारे डिसीजन मेकिंग के क्राइटेरिया से रिलेटेड। स्टेप नंबर 4, डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि डिसीजन मेकिंग कॉम्प्लेक्स कब हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग उस वक्त हो जाती है जब या तो आपके पास अवेलेबल अल्टरनेटिव ही ना हो, चॉइस ना होने के बराबर हो, या आपके पास अल्टरनेटिव अननेसेसरी बहुत ज़्यादा हो, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो एक आइडियल फॉर्म में हमें एक वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव डेवलप करनी होती है जिसकी बुनियाद पर हम अपने डिसीजन मेकिंग को एग्जीक्यूट कर सकें, यानी डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिकली अचीव कर सकें। तो अल्टरनेटिव आर लिस्टेड विदाउट इवैल्यूएशन दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। वो कौन कौन से अवेलेबल अल्टरनेटिव हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, एनालाइज अल्टरनेटिव। जब हमने एक आइडियल क्वांटिटी में अल्टरनेटिव डेवलप कर लिए या अल्टरनेटिव मिनिमम टू और मैक्सिमम एज नीड एज पॉसिबल या एज अवेलेबिलिटी एज पॉसिबल हो सकते हैं कि मार्केट में ऑप्शन कितने अवेलेबल हैं, तो हमने उसको एक आइडियल क्वांटिटी में अल्टरनेटिव क्रिएट कर लिए। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि एनालाइज करें उन ऑल्टरनेटिव्स को कि उन ऑल्टरनेटिव के दरमियान में उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है। अपराइजिंग ईच ऑल्टरनेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हम देखेंगे इन अवेलेबल ऑल्टरनेटिव के दरमियान में किन ऑल्टरनेटिव के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है और वीकनेस कम है, वही ऑल्टरनेटिव हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। An alternative's appraisal is based on its ability to resolve the issue identified in step 2 and 3। हमें ऑल्टरनेटिव के अंदर जो चीज़ सर्च करनी होती है वो ये देखना होता है कि वो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा
वो कौन सी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा जिसके ज़रिए हम मैक्सिमम लेवल पर अपनी इस करंट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें, ख़त्म कर सकें। वही ऑल्टरनेटिव हमारे लिए आइडियल होगा। असेस वैल्यू ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर यूजिंग डिसीजन क्राइटेरिया। हमने अज्यूम कर लिया कि हमने अपने जो है ये 5 ऑल्टरनेटिव थे, मेमोरी एंड स्टोरेज, बैटरी लाइफ, कैरिंग वेट, वारंटी, डिस्प्ले क्वालिटी, और अपने अब अल्टरनेटिव को वेट, अवेलेबल अल्टरनेटिव को वेट देना शुरू किया। हमारे पास एक अल्टरनेटिव तोशिबा है जिसकी मेमोरी एंड स्टोरेज को जो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंगली हमने वेट दिया 10 है। बैटरी उसकी जो है कंपैरेटिवली अदर अल्टरनेटिव कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन है तो हमने उसको दिया 3। उसका कैरिंग वेट जो है लाइट है तो हमने उसको दिया 10। वारंटी उनकी मौजूद है और एक स्ट्रॉन्ग वारंटी है तो हमने उसको वेट दिया 8। और डिस्प्ले क्वालिटी को हमने एवरेज 5 वेट दिया। इसी तरह डेल है, इसी तरह एचपी है, इसी तरह एप्पल है, इसी तरह सोनी है, इसी तरह गेटवे है, इसी तरह तोशिबा, अनदर अवेलेबिलिटी है, लिनोवो है। अब हमने इन तमाम ऑल्टरनेटिव के अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली वेट्स क्रिएट कर लिए, उनकी क्वालिटी और उनकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंगली। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम एनालाइज कर रहे हैं अवेलेबल ऑल्टरनेटिव को कि कौन से ऑल्टरनेटिव की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और कौन से ऑल्टरनेटिव की वीकनेस ज़्यादा है, ताकि हम उस बेस्ट ऑप्शन तक पहुंचने में कामयाब हों जो हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में अहम रोल प्ले कर सकता है। इसके बाद मरहला आता है 6 स्टेप का, जिसमें सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, यानी वो स्टेप है जिसमें हम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव को डीपली ऑब्जर्व करके, उनको कंपैरिजन करके, उनकी करैक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करके बेस्ट ऑल्टरनेटिव तक पहुंचने के करीब होते हैं। चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द ऑल्टरनेटिव विद द हाईएस्ट टोटल वेट इन चूजिंग। ये जो हमने लास्ट डायग्राम के अंदर शो किया था वेट, अब हम इनके जो ये तमाम 5 क्राइटेरियाज हैं इनको हम प्लस करेंगे और उसके बाद टोटल जो फिगर हमारे पास जिस अवेलेबल ऑप्शन का ज़्यादा आएगा, इसका मकसद वही अल्टरनेटिव हमारे लिए आइडियल है। अपरेंटली इस अवेलेबल कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा क्राइटेरिया हमें नज़र आ रहा है वो तोशिबा का है, जिसके अंदर जो है मेमोरी स्टोरेज है 10, बैटरी लाइफ 3, कैरिंग वेट 10, वारंटी 8, और उसके बाद डिस्प्ले क्वालिटी 5। तो ये एनालाइजिंग करने के बाद हमें ये पता चल जाता है क्लियरली अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड फिगर कि इन अवेलेबल ऑल्टरनेटिव में से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के करीब तरीन वो कौन सा आइडियल ऑल्टरनेटिव है जो हमारी प्रॉब्लम को मैक्सिमम लेवल पे रिजॉल्व कर सकता है। ये वो 6 स्टेप था जिस पे हमारी डिसीजन मेकिंग कंप्लीट हो जाती है ऑलमोस्ट, कि हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा एक लास्ट स्टेप आता है वो होता है इम्प्लीमेंटिंग द ऑल्टरनेटिव। इम्प्लीमेंटिंग द ऑल्टरनेटिव पुट द चूजन ऑल्टरनेटिव इनटू एक्शन, यानी यहाँ सिर्फ डिसीजन मेकिंग खाली करनी है या उस डिसीजन को रियलिस्टिकली एग्जीक्यूट करना है। अगर हम उस डिसीजन मेकिंग पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल जब तक हम उसको रियलिटी में एग्जीक्यूट ना करें। तो अब ये मरहला 7 स्टेप में आता है जिसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं उस ऑल्टरनेटिव पर। कन्वे द डिसीजन टू एंड गेनिंग कमिटमेंट फ्रॉम दोज हु विल कैरी आउट द डिसीजन, यानी डिसीजन को फाइनलाइज करने के बाद उन अथॉरिटीज़ तक उस डिसीजन को पहुंचाना जिन्होंने उस डिसीजन मेकिंग पे फाइनली ये ऑर्डर या अथॉरिटी को यूज़ करना है ताकि डिसीजन मेकिंग पर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब यहाँ पर हम उस जो हमने अल्टरनेटिव डेवलप किए थे तो उसको जो टोटल वेट अगर हम कंपैरिजन करें तो तोशिबा का जो टोटल वेट आया था 231 आया था, डेल का 231 आया था, इसी तरह एचपी का 232 आया था,
इसी तरह सोनी का 229 आया था, फिर उसके बाद गेट अनदर जो ऑप्शन था उसका 204 था, 249 था, तो 206। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू फिगर वेट नज़र आ रहा है वो आ रहा है तोशिबा के अंदर 249, जिसको हम अडॉप्ट करके बेस्ट डिसीजन मेकिंग यानी इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। 8 स्टेप हमारे पास आता है इवेल्युएटिंग द डिसीजंस इफेक्टिवनेस। ये वो स्टेप है फाइनली जिसके अंदर हम इवेल्युएट करते हैं डिसीजन मेकिंग की इफेक्टिवनेस, कि जो डिसीजन मेकिंग हमने लिया है वो किस हद तक हमारे लिए इफेक्टिव है। द साउंडनेस ऑफ द डिसीजन इज जज्ड बाय इट्स आउटकम। किसी भी डिसीजन मेकिंग की जो रिजल्ट या उसकी जो साउंडनेस या जो उसकी इफेक्टिवनेस है वो पता चलती है उस डिसीजन मेकिंग के आउटकम से। हाउ इफेक्टिवली was the problem solved by outcome resulting from the chosen alternative। यानी जो हमने डिसीजन मेकिंग किया, जो बेस्ट अल्टरनेटिव चुना, उसका आउटकम ये है कि उसके यूज करने से हमारी प्रॉब्लम किस हद तक रिजॉल्व हो सकता है हमारी प्रॉब्लम 70% रिजॉल्व हो सकता है हमारी प्रॉब्लम 90% रिजॉल्व हो सकता है हमारी प्रॉब्लम 99% रिजॉल्व हो। तो ये जो हम आफ्टर डिसीजन मेकिंग इवैल्यूएट कर रहे हैं अपने डिसीजन मेकिंग की इफेक्टिवनेस को, तो ये श्योरिटी देगा कि आया हम किस हद तक अपनी डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाने में कामयाब हुए। इफ द प्रॉब्लम वाज नॉट रिजॉल्व दैट वेंट रॉन्ग। यहाँ पे एक और सेटबैक हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम मैक्सिमम लेवल पर रिजॉल्व नहीं हो सकी, तो इसका मकसद है कि आपने जो भी प्रोसेस ऑफ डिसीजन अप्लाई किया है वो यूजलेस रहा और आप फेल हो गए हैं इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में। तो इवैल्यूएशन एक बड़ा अहम स्टेप होता है डिसीजन मेकिंग का, जिसके ज़रिए हम एविडेंस हासिल करते हैं कि किस हद तक हम डिसीजन मेकिंग में कामयाब हुए या किस हद तक हम डिसीजन मेकिंग में नाकाम हुए, ताकि फ्यूचर में इस तरह की फेलियर की रिपीटेशन से ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर किया जा सके। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मैनेजर डिसीजन मेकिंग। इसमें हम 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अजम्पशन ऑफ रैशनल डिसीजन मेकिंग, सेकंड देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडेड पर्सनैलिटी सेटिस्फाइंग एंड सिलेक्शन ऑफ कमिटमेंट इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग। अब हम सबसे पहले बात करेंगे मैनेजर्स मेकिंग डिसीजंस। इसमें पहला पॉइंट, डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑल 4 मैनेजरियल फंक्शंस। In fact, that is why we say decision making is a sense of management। किसी भी मैनेजर, चाहे वो हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट लाइन पर हो, मिडिल पर हो या टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा हो, उसके फंक्शन ऑफ मैनेजर्स में अहम फंक्शन होता है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, कि वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किस हद तक रखता है। क्योंकि मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क को एग्जीक्यूट करना नहीं होती, बल्कि वर्क को एग्जीक्यूट करवाना होती है, और वर्क को एग्जीक्यूट करवाने के लिए उसे अनकाउंटेबल डिसीजन लेने होते हैं। एंड दैट इज व्हाई मैनेजर व्हेन दे प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल आर कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। यानी मैनेजर का काम शुरू ही डिसीजन मेकिंग से होता है जब वो प्लान कर रहा होता है। मैनेजर का अहम एरिया ऑर्गेनाइजिंग होता है जिसमें वो बहुत सारे डिसीजन लेता है। मैनेजर का एक अहम फंक्शन लीडिंग होता है जिसमें वो डिसीजन मेकिंग लेता है किस तरह लीड किया जाए। और मैनेजर का एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो कि कंट्रोलिंग कहलाता है, उसमें भी उसे बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। डिसीजन इन द मैनेजमेंट फंक्शन, अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट फंक्शन में एक मैनेजर कहाँ कहाँ किस तरह के डिसीजन लेता है, तो फॉर इंस्टेंस सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग में मैनेजर क्या डिसीजन लेता है, व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव,
अब ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के लिए उसे डिसीजन मेकिंग करनी होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत सारे होते हैं, तो उसको सीक्वेंस में लाने के लिए उसे डिसीजन मेकिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। व्हाट स्ट्रेटेजी विल बेस्ट अचीव दोज ऑब्जेक्टिव, वो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जिनकी बुनियाद पर हम इन ऑब्जेक्टिव को कन्वीनियंटली अचीव कर सकेंगे। व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बी, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म जो कि मोर देन 1 ईयर में अचीव होता है, और एक होता है शॉर्ट टर्म जो विद इन अ ईयर अचीव होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में डिफ्रेंशिएट करना होता है मैनेजर को कि कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो लॉन्ग टर्म है और कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो शॉर्ट टर्म है। फिर एक अहम चीज आती है मैनेजर की, वो आती है हाउ डिफिकल्ट शुड इंडिविजुअल गोल बी, कि जो गोल्स डिटरमाइन की ऑर्गेनाइजेशन की वो किस हद तक डिफिकल्ट है। ये भी एक अहम डिसीजन मेकिंग होती है, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को डिटरमाइन करती है। अब अगर हम सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजर्स की बात करें जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग, तो उसमें एक मैनेजर को क्या क्या डिसीजन लेने होते हैं। हाउ मैनी एम्प्लॉय शुड आई हैव रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी, यानी जितने भी हमारे अवेलेबल वर्कर या एम्प्लॉयज होंगे उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ वर्कर एम्प्लॉयज होने चाहिए जो डायरेक्टली रिपोर्ट करने की पोजीशन में हो। हाउ मच सेंट्रलाइजेशन शुड देयर बी इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, एक सेंट्रलाइजेशन और एक होती है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं जिसमें टॉप मैनेजमेंट मैक्सिमम लेवल पर अथॉरिटी अपने पास रखती है और बहुत ही मिनिमम अथॉरिटी आगे डेलीगेट्स करती है, यानी ज़्यादातर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग टॉप लेवल पे किए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन वो कंडीशन होती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी अथॉरिटी को मैक्सिमम लेवल पर डेलीगेट्स कर देती है हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट में, और ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर हर हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट में हर मैनेजर अपनी कैपेसिटी में मैक्सिमम अथॉरिटी को यूटिलाइज करते हुए डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। तो हमें ये एक बड़ा एक अहम डिसीजन होता है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है कि हमें सेंट्रलाइजेशन की सत्ता करनी है। हाउ शुड जॉब बी डिज़ाइन, जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरह डिज़ाइन ग्रुपिंग किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा। तो ये हमारे वो डिसीजन मेकिंग है जो कि ऑर्गेनाइजिंग के वक्त लिए जाते हैं। थर्ड हमारा जो फंक्शन ऑफ मैनेजर्स आता है वो है लीडिंग। लीडिंग में क्या क्या डिसीजन मेकिंग एक मैनेजर्स को करनी पड़ती है। हाउ डू आई हैंडल एम्प्लॉयज हु अपेयर टू बी लो इन मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन में वैरायटी ऑफ वर्कर्स होती है, उसमें कुछ लोग बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, कुछ लोग एवरेज होते हैं, कुछ लोग बहुत डीमोटिवेटेड होते हैं। तो यहाँ पे एक मैनेजर को डिसीजन मेकिंग करनी होती है कि मैं किस तरह अपने डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकता हूँ। ये हम नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल में मोटिवेशन के चैप्टर में इसमें बात करेंगे तो उसके बाद कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जिसकी बुनियाद पे वो उन्हें मोटिवेट कर सकता है। व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप, वो देखता है एक मैनेजर कि क्या वो इफेक्टिव लीडरशिप है जिसके ज़रिए हम अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकते हैं और अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ विल a specific change affect workers productivity, हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में वो क्या स्पेसिफिक चेंज करें जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस हो जाए। ये डिसीजन मेकिंग होती है कि चेंजिंग की ज़रूरत है या नहीं है, और है तो कहाँ पर है। और एक और जो लीडिंग में डिसीजन मेकिंग होती है, व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टिमुलेट कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। इन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किए बगैर कभी भी एक मैनेजर अपने गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता। तो इन कॉन्फ्लिक्ट को कब और किस तरीके से ख़त्म या कम किया जाए।
फिर एक फोर्थ मैनेजर फंक्शन जो है वो होता है कंट्रोलिंग, जो बहुत चैलेंजिंग होता है। इसमें भी डेफिनेटली एक मैनेजर को बहुत सारी डिसीजन मेकिंग करनी होती है। फॉर इंस्टेंस, व्हाट एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कंट्रोल। ऑर्गेनाइजेशन में एक लार्ज वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज होती है। इसमें कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक मैनेजर को बराह रास्त डायरेक्ट कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको वो इनडायरेक्टली बराह रास्त कंट्रोल नहीं करता। तो उनको डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सी एक्टिविटीज प्राइमरी या कौन सी सेकेंडरी। सेकंड, हाउ शुड दोज एक्टिविटी बी कंट्रोल। फिर इन तमाम एक्टिविटीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस का पार्ट है, हिस्सा है, उनको किस तरीके से ओवरऑल कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट, व्हेन इट इज परफॉर्म व्हेन is a performance deviation significant। डेविएशन हम कहते हैं बुनियादी तौर पे कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंट्रोलिंग को श्योर करने के लिए स्टैंडर्ड डिटरमाइन करती है। स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं कंट्रोलिंग के लिए, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हम क्या करना या किस हद तक अच्छा करना चाहते हैं। और फिर एक मैनेजर उन स्टैंडर्ड से करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। इस स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस के अंदर अगर ये दोनों इक्वल हो तो ये कंट्रोलिंग स्ट्रांग होती है, श्योर होती है। और अगर परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड के दरमियान में गैप हो, फर्क हो, यानी स्टैंडर्ड अपर लेवल पे हो, परफॉर्मेंस लोअर लेवल पे, तो इस गैप को हम कहते हैं डेविएशन। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस हमारे स्टैंडर्ड से कितनी करीब या बराबर या कितनी दूर है, जिसके बगैर कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी सिनेरियो को डिस्कस करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट, कि मैनेजर को चाहे वो फंक्शन ऑफ प्लानिंग में एंगेज हो, ऑर्गेनाइजिंग में एंगेज हो, लीडिंग में एंगेज हो या कंट्रोलिंग में एंगेज हो, कंटिन्यूसली सहारा लेना होता है डिसीजन मेकिंग का, जिसके बाद वो इन फंक्शन को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में यूटिलाइज कर सकता है। आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम सिलसिले को यहीं से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।